नमस्कार जोहार साथियों, झार पाठशाला के खोटा क्लासेस में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जेएसएससी ने ट्वीट के बाद, और ये ट्वीट क्यों चल रहा था? ताकि जेएसएससी सीजीएल जो है वो एग्जाम डेट निश्चित करे। कुछ ऐसा डिमांड था स्टूडेंट्स सबका। और इस ट्विटर कैंपेन के बाद जेएसएससी ने एक वैकेंसी जारी कर दी। इंटर लेवल की वैकेंसी थी, बहुप्रतीक्षित वैकेंसी थी। कई सालों से इस वैकेंसी का उन लोगों को इंतजार था जो कहीं ना कहीं टाइपिंग मामले में दक्ष हैं, जिनको स्टेनोग्राफी आती है। ये आप देख सकते हैं, मेरे पीछे बोर्ड में लिखा हुआ है झारखंड इंटरमीडिएट स्तर खोरठा पाठ्यक्रम। जेएसएससी ने निकाली 863 पदों पर बम्पर भर्ती। बम्पर भर्ती है भाई। उन लोगों के लिए तो है ही, जिन लोगों को टाइपिंग आती है, और जिन लोगों को टाइपिंग नहीं भी आती है उन लोगों के लिए भी एक मौका आप मान करके चल सकते हो। इसलिए क्योंकि आप अगर जिद पे आ जाओ तो टाइपिंग सीखना कोई बड़ी बात है नहीं, आसानी से सीख सकते हो। और इस वैकेंसी में सैलरी भी ठीक ठाक मिल जाती है। आराम से आपको एकदम निश्चित टाइम में जाना है और निश्चित टाइम पे लौट जाना है। यानी कि फिक्स समय में आपको काम करना है। कुछ लोड नहीं। ऑफिस में गए, ऑफिस से बाहर निकले, सारा झमेला ऑफिस से तक, कोई लोड नहीं है। बस टक 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 मारते रहिए, काम हो गया। अच्छी नौकरी है, बढ़िया नौकरी है। और ये वैकेंसी आई लंबे समय को, इसके पहले भी ये वैकेंसी आ चुकी थी, मगर उसको रद्द कर दिया गया। कई कारण रहे उसके पीछे, कारणों को अपरिहार्य कारण लिखा जाता है, रद्द कर दिया जाता है। तो इसको रद्द कर दिया गया था, फिर से ये बहाली आप लोगों के लिए आ चुकी है। और आप लोगों को अगर इस बहाली के लिए खुद को तैयार करना है, तो अब भी सही आप लोगों को क्या करना है? दो तीन काम करना है। पहला काम क्या करना है? अगर आप चाहते हैं कि कम उम्र है, देखिए 18 साल, इसका मिनिमम एज 18 साल है। एज कम मामले में भी इसमें छूट दिया हुआ है। हालांकि मैं आज पूरी तरह से नोटिफिकेशन पे चर्चा तो नहीं करूंगा। आज का जो मेरा सेशन है वो पूरी तरह से खोरठा पाठ्यक्रम को समर्पित रहेगा। पूरी तरह से खोरठा पाठ्यक्रम को समर्पित रहेगा। इसके बाद मैं हिंदी पाठ्यक्रम के ऊपर भी एक सेशन लाऊंगा, जहां पे आप लोगों से खुल करके चर्चा होगी हिंदी के पाठ्यक्रम के ऊपर। तो दोस्तों, इस वैकेंसी की तैयारी के लिए आपको तीन काम करने हैं। पहला काम कि अगर आप लैंग्वेज पेपर मतलब पेपर 2 जो है आपका, इस पेपर के लिए आपको क्या करना है? तैयार रहना है। अभी से ही इसकी तैयारी करना है। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम करना है कि आपको अगर टाइपिंग आती है तो अपना टाइपिंग के लिए आप रोज टाइपिंग बंद मत कीजिएगा, रोज टाइपिंग कीजिएगा। रोज टाइपिंग कीजिए, इसका स्पीड बढ़ाइए और कोशिश कीजिए कि गलती एकदम ना के बराबर हो। तीसरा काम आपको जो करना है वो ये, आप जो टाइपिंग के लिए टाइपिंग के मामले में आगे जाना चाहता है वो, या फिर जो स्टेनोग्राफी के मामले में आगे जाना चाहते हैं वो, ये क्या कीजिए, अपना स्टेनोग्राफी वाला और टाइपिंग वाला स्किल है जो, इसको और निखारिए। ठीक है, इसमें और अच्छे होइए कि रिजल्ट जो है एकदम आपके लिए क्या हो जाना, एकदम सुनिश्चित ही हो जाए। तो तीसरा चीज वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तीसरा है कंप्यूटर। कंप्यूटर को मतलब समझ लीजिए भगवत गीता। अगर आपको ये वाला वैकेंसी में नौकरी चाहिए तो कंप्यूटर को एकदम भगवत गीता समझ लीजिए, और ओकरा धूम दीजिए, धर के रगड़ दीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। ये बहाली आपके हाथ से कोई नहीं छीन पाएगा आसानी से। देखिए, इसमें कट ऑफ ज्यादा जाएगा नहीं, बता देते हैं आप। टफ कम ही रहेगा, क्योंकि टाइपिंग में मामले में बहुत सारे लोग तो भरेंगे नहीं। और जो लोग भर भी देंगे, मान लीजिए भर दिए बहुत सारे लोग, टाइपिंग वाइपिंग की तैयारी सही से अगर नहीं की है तो उन लोगों का तो यूं ही छट जाना है। समझ रहे हैं? तो आपको क्या करना है? आपको ना टाइपिंग के मामले में एकदम ठीक ठाक रहना है, अगर आप इस वैकेंसी में नौकरी लेना चाहते हैं तो। कम उम्र के लोगों के लिए, जो 18 साल, जो जल्दी नौकरी चाहते हैं, उन लोगों के लिए वैकेंसी ये सही है, आप इस तरफ जा सकते हैं। फॉर्म में ज्यादा फी भी नहीं लग रहा, 100 रुपये लग रहा है। और SC ST या महिलाओं, इन सब के लिए तो छूट छाट भी दिया हुआ है इसमें। नोटिफिकेशन में आप इन चीजों को देख सकते हैं। तो दोस्तों, खोरठा लेना कैसा रहेगा? खोरठा लेना, देखो, अगर आप खोरठा भाषी हैं तो खोरठा लेना आप लोगों के लिए उतना ज्यादा खराब रहेगा नहीं, ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप तैयारी कर सकते हो। आप बस इसका क्या है ना, एक प्रॉपर नोट्स मिल जाना चाहिए। एक आध बार आप लोग क्या करो, सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजों को पढ़ लो, है ना। और इसकी तैयारी जो है वो, खोटा लैंग्वेज की तैयारी, अगर आप चाहो तो कम समय में नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। जब तक इसका एग्जाम होगा आप लोग इसकी तैयारी कर लोगे। और इसमें देखो, जिस हिसाब से सिलेबस सेट किया है, सवाल जो पूछेगा ना आपको, बहुत अंदर से जाके सवाल नहीं पूछेगा, ऊपर ऊपर से ही सवाल पूछेगा। ये आप लोगों के लिए फायदे वाली बात है, अगर आप खोटा पेपर रखते हैं तो। और खोटा पेपर में अगर आप पहले से खोटा पेपर पढ़ रहे हैं तो भी आपको खोटा पेपर रखना चाहिए। और आपकी मातृभाषा अगर खोटा है तो भी आपको खोटा पेपर रखना चाहिए, ये आपके काम का रहेगा। इसका जो पाठ्यक्रम दिया है खोटा भाषा को लेकर के, वो पाठ्यक्रम बड़ा उलझाऊ है।
समझ में नहीं आता। आप एक दफे देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अब इसके लिए क्या करें भाई? क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है? तो इसके लिए हम लोगों को अच्छे तरीके से सिलेबस में जो जो बातें लिखी गई हैं उनको समझने की आवश्यकता पड़ती है। और अगर आप सिलेबस देखे हैं नहीं समझे हैं तो मैं हूं आप लोगों के लिए। तो चलिए इस सेशन में हम लोग समझते हैं सिलेबस को विस्तार से, है ना? समझते हैं विस्तार से किस सिलेबस को? तो खोरठा पाठ्यक्रम को समझेंगे। समझेंगे खोरठा पाठ्यक्रम को। तो दोस्तों आप सब तैयार हैं? तो चलिए आप देखिए पूरे सिलेबस को 4 खंडों में बांटा है। कितने खंडों में? 4 खंडों में। और ये जो 4 खंड है इनमें से आप मान करके चलो कि ये 3 ही खंड है, चौथा खंड समझ लो कि ऐसा ही है, बेकार, कोई मतलब नहीं उसका। और ये 3 खंड में कैसे कैसे बांट दिया? गद्य खंड, पद्य खंड और व्याकरण खंड। क्या क्या किया? गद्य खंड, पद्य खंड और तीसरा व्याकरण खंड कर दिया। ठीक है। अब व्याकरण देखो, व्याकरण में क्या होता है ना कि कभी भी आपको मैं बता दूं अगर आप भाषा साहित्य का अध्ययन कर रहे हो तो आपको व्याकरण पढ़ना ही पड़ता है, चाहे सिलेबस में लिखे ना लिखे, क्योंकि व्याकरण से सवाल बन ही जाएंगे। क्योंकि व्याकरण ही तो आधार है भाई साहित्य का। समझ रहे हैं ना? शिष्ट साहित्य के लिए कैसे शुद्ध शुद्ध लिखना है ना? उसको तो भाई आप व्याकरण के नियमों के अंतर्गत ही लिखते हैं। तो व्याकरण आपको जान लेना ही चाहिए, व्याकरण आपको पढ़ ही लेना चाहिए। और जो जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनके बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले समझा दूं कि ये सिलेबस पूरी तरह से 4 खंडों में बटा हुआ है। गद्य खंड, पद्य खंड, व्याकरण खंड और निबंध खंड। ठीक है। चौथा जो निबंध खंड दिया हुआ है वो निबंध खंड में लिखता है समसामयिक निबंध। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग जेपीएससी लिखने जा रहे हैं, लिखना नहीं चाहिए। हालांकि खोरठा निबंध पुस्तक जो है बी.एन. नौदार सर की, वो आपके लिए पर्याप्त होगी। और हो सकता है ये चीज आप पहले भी पढ़ चुके हैं। और एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, ये जो सिलेबस है ये पूर्व के सिलेबस को ही यथावत इस बार परोस दिया गया है, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं किया गया। कहने का मतलब है कि अगर आप पहले से तैयारी कर रहे थे, पहले से अगर आप एलडीसी की तैयारी कर रहे थे तो आप लोगों के लिए फायदे की बात है, क्योंकि ये सब ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके होंगे। और जो लोग नए हैं उन लोगों को भी कोई परेशानी की बात है नहीं, यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। आप मैं तो हूं ही, सारा सपोर्ट आपको मिल जाएगा। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सब मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो देखो गद्य भाग, गद्य भाग की अगर हम लोग बात करें तो गद्य भाग में हमें क्या क्या पढ़ना है ये मेंशन नहीं है। क्या किया है इसमें बताया है, एक गद्य लिख दिया और सहायक पुस्तक का नाम लिखा खोरठा गद्य पद्य संग्रह पुस्तक। और गद्य खंड में सहायक में क्या लिखा? सहायक पुस्तक खोरठा गद्य पद्य संग्रह पुस्तक। प्रकाशक का नाम दे दिया, प्रकाशक खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो। अब ये जो आप कमेटी देख रहे हैं खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो, इसके जो मुख्य संस्थापक थे वो हमारे प्रमाणिक जी और झा जी थे। अब ये जो पुस्तक आई, इस पुस्तक में जो गद्य सेक्शन में छपा है, अब देखो मेरे पास अवेलेबल है ये पुस्तक, मैं ये पुस्तक आप लोगों को दिखा देना चाहता हूं। ये देखो ये पुस्तक है, आप लोग देख पा रहे हैं, ये पुस्तक है। अब इस पुस्तक देखो नाम ही है इसका गद्य पद्य संग्रह, यानी कि इसमें गद्य भी है और पद्य भी है। गद्य में क्या क्या आता है भाई? तो आपका कहानी हो गया, नाटक हो गया, एकांकी हो गया, लेख हो गया, उसके बाद संस्मरण हो गया, यात्रा वृतांत हो गया। ये सब चीजें जो है कहानी के अंतर्गत आती हैं। अब यहाँ पे सॉरी, गद्य के अंतर्गत आती है, गद्य भाग के अंतर्गत आती है। तो इस पुस्तक में गद्य सेक्शन में जितनी चीजें हैं वो सब आपको पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है ये मैं आपको बता दे रहा हूं एकदम क्लियरली, सब अच्छे से समझिएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिलेबस का जानकारी अच्छे से होना चाहिए। अब देखो जितना भी इसमें सब मजेदार है, पढ़िएगा तो मजा ही आता है। देखो ये कहानी, इस पुस्तक में सबसे पहले कहानी बताया गया, आपको ये अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, मैं पढ़ देता हूं, वहां से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। देखो यहाँ पे लिखता है अब मांझो, क्या लिखता है? मांझो कहानी। अब ये जो मांझो कहानी है ये भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का लिखा हुआ कहानी है। किसका लिखा हुआ कहानी है? भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का लिखा हुआ कहानी है। ठीक है। भुवनेश्वर दत्त शर्मा, सॉरी सॉरी सॉरी, भुवनेश्वर साहू का लिखा हुआ है मांझो। भुवनेश्वर साहू का लिखा हुआ, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी तो अलगे आदमी, ये भुवनेश्वर साहू है। भुवनेश्वर साहू जी का लिखा हुआ है मांझो कहानी, इस बात को याद रखिएगा, ये आपको पढ़ना है। इसी पुस्तक में एक और कहानी है धर्म करम, जिसके लेखक का नाम है दिनेश कुमार दीनमणि। तो दिनेश दीनमणि सर का लिखा हुआ कहानी आपको पढ़ना है धर्म करम। तीसरी कहानी का नाम है सोन माटिक टान, टान का मतलब होता है आकर्षण। ठीक है। तो सोंद माटिक टान लिखा हुआ किसका है ये कहानी? तो हमारे भोगनाथ ओदार जी का लिखा हुआ कहानी है। इसके अलावा चौथी कहानी है चासा, और ये चासा कहानी के लेखक का नाम है
बंसीलाल बंसी। क्या नाम है दोस्तों? बंसीलाल बंसी। तो बंसीलाल बंसी जी का लिखा चासा कहानी आप लोगों को पढ़ना है। तो चार कहानी इस पुस्तक की, चार कहानियों को आपको पढ़ने के लिए दिया है। ठीक है, चार कहानियों को पढ़ने के लिए दिया है, याद रखिएगा। कितनी कहानियां? चार कहानियां। अब क्या ये लेख है तो इस लेख को भी पढ़ना है? तो जी हाँ, इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो तीन लेख आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से? तो अमर कुमार का परपन सर्टिफिकेट, महेश गोलवार का उड़ीस महात्म, शिवनाथ प्रमाणिक जी का खोरठा एवं स्वतंत्र समृद्ध भाषा। ये भी आपको क्या करना है? पढ़ना है। तीन लेख पढ़ना है। संस्मरण को अगर हम लोग देखें तो देखो दोस्तों, दो संस्मरण इसमें प्रकाशित हुआ, बरवा डाक अक्षय बोर और उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बात। बड़ी मजेदार है, पढ़ने में ना बड़ी आनंद आएगा, है ना? पता ही नहीं चलेगा पढ़ रहे हैं कि मजा ले रहे हैं। तो ये दो संस्मरण, बरवा डाक अक्षय बोर शांति भारत का लिखा हुआ, और ये गोविंद महतो जंगली का लिखा हुआ है उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बांस। तो ये दोनों संस्मरण आपको पढ़ना है। यात्रा वृतांत आपको पढ़ना है, दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा, चतुर्भुज साहू जी का लिखा हुआ है। शब्द चित्र की बात करें तो पूटी और पालू आपको पढ़ना है। इसके अलावा जीवनी भी आपको पढ़ने हैं। दो जीवनियां हैं, एक है बड़का बुजुर्ग बिरसा और शेख भिखारी, और एक कानकी भी यहाँ पे देखो डाह लिखा हुआ है, डाह कानकी भी आपको पढ़ना है। लेकिन याद रखिएगा डाह नाटक की पुस्तक है और आपको अलग से ही सिलेबस में लिखा है डाह नाटक भी पढ़ना है। तो यहाँ वाला छोड़ करके आप पूरा किताबें पढ़ लीजिए, वही चीज बा यहाँ लिखा है। क्लियर है? तो खोरठा गद्य पद्य संग्रह में आपको क्या पढ़ना है ये मैंने आप लोगों को बता दिया। यहाँ तक ठीक ठाक है। इसमें हमें कहानी पढ़नी है, लेख पढ़ना है, संस्मरण पढ़ना है, यात्रा वृतांत पढ़ना है, शब्द चित्र पढ़ना है, जीवनी पढ़ना है, ये सब के सब हमें पढ़ने हैं। अब इसके बाद हम लोग बढ़े आगे और आगे की चीजों को देखें तो देखो दोस्तों, ये पुस्तक आप देख रहे हैं, इस पुस्तक से आप परिचित होंगे। यहाँ पे लिखा है खोरठा निबंध, लेखक डॉक्टर बी एन ओहदार। तो डॉक्टर बी एन ओहदार के लिखी हुई एक पुस्तक है खोरठा निबंध। तो यहाँ पे देखो किताब का नाम लिखा है खोरठा साहित्यिक निबंध, ये अलग किताब है। ओरिजिनल किताब का नाम है खोरठा निबंध। खोरठा निबंध किताब में क्या हुआ कि 12 निबंध प्रकाशित हुई, समझिएगा। और वो जो 12 निबंध प्रकाशित हुई वो इस पुस्तक में भी प्रकाशित है। तो इस पुस्तक में 12 निबंध के अतिरिक्त भी निबंध प्रकाशित है, वो आपको पढ़ना नहीं है। आपको केवल 12 निबंध पढ़ने हैं। कितने? 12 निबंध पढ़ने। कौन कौन से? तो सब टाई चले, बखेड़ाओं में बखेड़ा, लिंग बखेड़ा, बैच का बगरा, काम कम, सर्वधर्म संभाव और राष्ट्रीय एकता, एगो कुकरे आत्मकथा, प्रेमचंद साहित्य सामाजिक सैर स्थायी योगदान, भाई बहन के शुभ्र प्यार के प्रतीक परब करम, फूल कर परब सरहुल अताकर प्रासंगिक, छोटा नागपुर एक नैनीताल नेत्रहाट, हामिन के संस्कृति अताकर ऊपर संकट, छोटा लेकिन परंपरावादी न जनवादी, हमें खड़ा हूं। तो ये देखो, ये 12 के 12 जो निबंध है डॉक्टर बी एन ओहदार के द्वारा लिखे गए निबंध, बड़े ही मजेदार निबंध है। तो ये निबंध भी आपको सिलेबस में दिया है पढ़ने के लिए, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसके बाद हम लोग अगले पुस्तक की तरफ चलते हैं। तो अगला पुस्तक दिया है आपको गद्य खंड में नाटक का पुस्तक, और इस नाटक के पुस्तक का नाम है डाह नाटक। क्या नाम है? डाह। देखो डाह क्या है? खोरठा नाटक है। इस नाटक के जो लेखक हैं उसका नाम है सुकुमार जी, भेंडरा बोकारो के रहने वाले हमारे सुकुमार जी। इनको हम लोग खोरठा कोकिल के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों सुकुमार जी का लिखा डाह नाटक बहुत खूबसूरत नाटक की पुस्तक है। इस पुस्तक को आप लोग देख पा रहे हैं कवर को, है ना? ये पुस्तक आपको पढ़ना है, बड़ी मजा आएगा इस नाटक को पढ़ने में। और मैं आराम में कोशिश करूंगा किसी को पढ़ा दूं ताकि आपको पता ना चले, प्रेशर ना बने आपके ऊपर। चलते हम लोग आगे। फरीच डहर, इस पुस्तक को देखिए। फरीच डहर जो है ये पंचम महतों का लिखा हुआ कहानी संग्रह पुस्तक है, समझिएगा। इस पुस्तक में 11 कहानियां प्रकाशित हुई। जो मूल पुस्तक प्रकाशित हुआ था पहले संस्करण में, उसमें 11 कहानियां प्रकाशित हुई, और ये 11 कहानियां आपको पढ़नी है, जिसमें है हेरायल हंसी, उदासी, बौड़ाइल छुआ, कर्मा, दीदी जी, रकतबारी, डाइन, चटिया, मनान, मनिक व्यथा, भूत, है ना? मनिक व्यथा मतलब मन का तकलीफ, दर्द, मनान मतलब मनौती। ठीक है? तो दोस्तों ये जो आप 11 कहानी देख रहे हैं फरीच डहर में, ये सब के सब कहानी छोटी छोटी कहानियां हैं, संख्या पे मत जाइएगा। छोटी छोटी कहानियां हैं, बड़ी मजेदार कहानियां हैं, सीख देने वाली कहानियां हैं, आनंद आता है पढ़ने में। कहानी खोरठा में कहानी पढ़ो, नाटक पढ़ो, गद्य सेक्शन में तो मजा ही मजा है, पोयम सेक्शन में भी बड़ी मजा है। ठीक है? तो दोस्तों इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे और अगले खंड की तरफ चलते हैं। अगला है आपका पद्य सेक्शन। तो आपने अभी तक क्या देखा? गद्य सेक्शन में आपको फरीच डहर पढ़ना है जिसकी 11 कहानियां, डाह नाटक पढ़ना है, डाह नाटक के अलावा आपने देखा निबंध पढ़ना है, और आपने देखा ये खोरठा गद्य पद्य संग्रह पुस्तक पढ़ना है। ठीक है? इस पढ़ा जा सकता है, इतना ऐसा भी नहीं है कि नहीं पढ़ सकते, पढ़ सकते हैं, आसानी से इसको कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप खोरठा भाषा से
क्या बोलते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके ऊपर है। आप देखो, मेहनत करने के बाद क्या कुछ नहीं किया जा सकता। दशरथ मान जी ने तो पहाड़ खोद दिया अकेले, है कि नहीं है? तो कुछ भी कर सकते हैं। जो लोग भागते हैं वो भागते ही रहेंगे। समझ रहे? भागना कहीं विकल्प, मतलब सही विकल्प नहीं है। आप लड़िए, पढ़िए, मजा लीजिए। चलिए, इसके बाद ये तीनों चारों आपने देख लिया। अब दिया है दूसरा खंड आपका, पद्य साहित्य खंड। पद्य साहित्य में क्या पढ़ना है? एक पथिया डोंगल महुआ। एक पथिया डोंगल महुआ कविता संग्रह पुस्तक है। कैसी पुस्तक है दोस्तों? कविता संग्रह पुस्तक है। इसकी बहुत सारी कविताएं ऑलरेडी यूट्यूब में मैंने दे रखा है, आप लोग उसको देखना। कविता संग्रह पुस्तक है जिसके संकलनकर्ता का क्या नाम है? संतोष कुमार महतो। संपादक भी यही है, संकलनकर्ता भी यही है। संतोष कुमार महतो जी के द्वारा संपादित और संकलित पुस्तक है ये, एक पथिया डोंगल महुआ। ये आप देख रहे हैं, एक पथिया डोंगल महुआ। इस पुस्तक को आपको पढ़ने के लिए दिया है। इसके बाद पोयम में आपको एक और पुस्तक पढ़ने के लिए दिया, और उस पुस्तक का नाम है दोस्तों सोन माटी। सोन माटी डॉक्टर विनोद कुमार के द्वारा लिखी गई कहानी और कविता की पुस्तक है। समझ रहे हैं? अब सोन माटी पुस्तक में 10 कहानी प्रकाशित हुई और 31 कविताएं। तो देखो, ये 10 कहानियां आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये आपके पद्य साहित्य वाले सेक्शन में दिया है। तो जो कविताएं है ना, वो कविता आपको सिर्फ पढ़ना है। इसमें भी छोटी छोटी कविताएं हैं, बड़ी नहीं है। आराम से समझ जाइएगा, भाषा भी एकदम सरल है, आसानी से समझ में आ जाता है। अगला है डिंडाक डोवानी। तो देखो देखो दोस्तों, डिंडाक डोवानी, ये पुस्तक देख रहे हैं आप, ये कहाँ पे, ये कवर आप देख रहे हैं ना, ये डिंडाक डोवानी ही बंसीलाल बंसी का लिखा हुआ खंड काव्य पुस्तक है। कैसा पुस्तक है? खंड काव्य पुस्तक है। बहुत ही मजेदार पुस्तक है दोस्तों। विस्थापन का दर्द दिखाती हुई, देख रहे हैं बैलगाड़ी लेकर के सब लोग विस्थापित हो रहा है, ऐसा दिखाया गया। कवर भी बड़ा सोच समझ करके बनाया गया है यहाँ पे। तो आप देखो कि ये क्या है, खंड काव्य है। किसका लिखा हुआ? बंसीलाल बंसी का लिखा हुआ। ये भी आपको बड़ा मजेदार, मतलब बहुत मजेदार पुस्तक है, पढ़ने में बड़ा मजा आता है इसको। तो ये भी आपको क्या किया है, इस बार सिलेबस में पढ़ने के लिए दिया हुआ है। इसके बाद आपको एक और पुस्तक दिया पद्य सेक्शन में, जिसका नाम है तातल और हेमाल। आप देख रहे हैं पुस्तक का कवर, तातल और हेमाल। तातल मतलब गर्म, और हिमाल मतलब ठंडा। ये कैसा पुस्तक है? तो कविता संग्रह पुस्तक है। कैसा पुस्तक है? कविता संग्रह पुस्तक है। और इसमें देखो, इसमें जो कविताएं हैं वो आपको पढ़ने के लिए शिवनाथ प्रमाणिक जी के द्वारा लिखा गया है। इनका उपनाम यहाँ दिया है मानिक, है ना? तो शिवनाथ प्रमाणिक को हम लोग मानिक उपनाम से जानते हैं। ये पुस्तक भी आपको क्या किया है, पद्य सेक्शन में पढ़ने के लिए दिया है। पद्य सेक्शन में क्या क्या पढ़ने के लिए दिया? एक तो दिया एक पथिया डोंगल महुआ, एक पथिया डोंगल महुआ। दूसरा क्या दिया? दूसरा आपका दिया है सोन माटी। क्या दिया दोस्तों? सोन माटी, सोन माटी। ठीक है, सोंद माटी। तीसरा क्या दिया है? तीसरा आपको दिया है डिंडक डोवानी। डिंडक डोवानी खंड काव्य है ये, डिंडक डोवानी। और इसके बाद चौथा क्या दिया है? चौथा आपको दिया है दोस्तों तातल और हेमाल। तो ये 4 गद्य में दिया और 4 पद्य में दे दिया पढ़ने के लिए। ठीक है, 4 पद्य में दे दिया। एक खूबसूरत बात यह है कि जितना भी आपको रचना दिया है ना, ये सब मजेदार रचनाएं, मतलब जो पुस्तक दिया है, इन पुस्तकों की रचनाएं बेहद मजेदार हैं। पढ़ने में आपको कभी भी तकलीफ नहीं होगा, मजा आएगा। ये बात है, पढ़ने में आपको मजा आता है। तो इस मजे को चाहते हैं तो आप खोटा के साथ चल सकते हैं, जा सकते हैं। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे, और 2 खंड हमने देख लिया, गद्य खंड देख लिया, पद्य खंड देख लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। गद्य और पद्य में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? क्या पढ़ना है एकदम क्लियर है ना? क्या पढ़ना है मैंने स्पष्ट रूप से आपको बता दिया है। बाकी जब मैं पढ़ा रहा हूँ जैसे तातल हेमाल, तो और डिटेल्स बता दूंगा इसमें कौन कौन कविता आपको पढ़ना है। ऐसा जान लो सब पढ़ना है। अगला देखो, यहाँ पे आप एक पुस्तक देख रहे हैं, खोरठा सहित सदानिक व्याकरण, है ना? अच्छे से ये इमेज नहीं आया, थोड़ा ब्राइटनेस है। ये खोरठा भाषा की पहली व्याकरण की पुस्तक है। और क्या किया है, आपके पाठ्यक्रम में इसे मेंशन कर दिया कि देखो व्याकरण में क्या पढ़ना है, वो आप इस पुस्तक से समझ लो। क्या कर लो? इस पुस्तक से समझ लो। यहाँ पे क्लियर नहीं लिखा कि क्या क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना। तो इस पुस्तक में लगभग लगभग व्याकरण के सारे टॉपिक्स को कवर किया गया। और ऐसे भी आपको मैंने बार बार कहा है कि व्याकरण में सब पढ़ना ही पड़ता है। आप चाहे बात करो वर्ण विचार का, है ना? चाहे वर्ण विचार का बात करो, चाहे संज्ञा हो, चाहे सर्वनाम हो, चाहे विशेषण हो, चाहे विशेषण हो, चाहे लिंग हो, चाहे लिंग हो, चाहे वचन हो, चाहे काल हो, चाहे कारक हो, है ना? काल हो, कारक हो, कारक हो, समास हो, समास हो, वाक्य हो, क्रिया हो, वाक्य हो, क्रिया हो, अव्यय हो,
है ना, अव्यय हो, तो ये सब क्या करना पड़ेगा, व्याकरण में आपको पढ़ना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से व्याकरण में पूरा का पूरा पढ़ाई कर ही लेना चाहिए, चाहे जिस भाषा की आप जिस भाषा के साथ जाओ, क्योंकि व्याकरण का ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक आप साहित्य को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते हैं, बहुत जगह पे आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, और सीधे 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 व्याकरण से कई सवाल पूछ दिया जाता है। तो दोस्तों आपके एग्जाम में भी ऐसा होगा, आप देखो ये वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, काल, कारक, इनसे आपको भर के सवाल देखने को मिलेगा एग्जाम में। ये जो टॉपिक मैं बताया ना, इन टॉपिक से आपके एग्जाम में भर के सवाल देगा, ठीक है, तो इन टॉपिक्स को आपको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है। तो यहाँ पे आपका एकदम पूरी तरह से क्लियर है, इस पुस्तक में जितना कुछ है ये सब मैं आप लोगों को बता दूंगा। छोटी सी पतली सी पुस्तक है, अगर ये पुस्तक रेफरेंस के रूप में दिया है तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको परेशान नहीं होना होगा। इस पुस्तक में ही जितना है वही आपको एग्जाम में क्या करेगा, निकाल करके पूछेगा, वही निकाल करके पूछेगा। अच्छा है, छोटी सी पुस्तक है, पतली सी पुस्तक है, ये मैं आपको दिखा दूं, घबराइएगा मत। और ये होता है ना क्या पूछेगा, तो हमको बुक दे दिया है, हमको पता कि ये वाला कितना बस पूछेगा, एक गर्दा गर्दा कर देंगे, इसमें टेंशन ही नहीं है। ऐसे खाली व्याकरण लिख देता तो थोड़ा सा गड़बड़ था, अब तो रेफरेंस दे दिया है कि ये वाला पुस्तक हुआ पढ़िए। हालांकि इसके अतिरिक्त भी आपको थोड़ा जानकारी रखना होगा, वो मैं आपको बता दूंगा वीडियोज में। दोस्तों इसके वजह से ग्रामर थोड़ा इजी है, ऐसा नहीं है, मतलब ये रेफरेंस हो गया, इसीलिए थोड़ा सा आप मान करके चलो व्याकरण आपके लिए इजी हो गया। अब इसके बाद जो चौथा सेक्शन है, उस सेक्शन में जब हम लोग जाते हैं, चौथे सेक्शन में देखो लिखता है निबंध समसामयिक का विषय पर। तो निबंध समसामयिक विषय पर, इसके लिए आपको परेशान होने का जरूरत नहीं है। ये जो निबंध आपको पढ़ने के लिए दिया था गद्य सेक्शन में, यही आपके यहाँ पे भी काम आ जाएगा। इसमें जो निबंध है वही वाला निबंध आपको क्या करना है, पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये वाला सेक्शन आप मान करके चलो, किसी के पढ़ने के साथ खोटा निबंध पुस्तक पढ़ेंगे तो आपका काम चल जाएगा, निकल जाएगा। क्लियर है? तो दोस्तों ये यही सिलेबस है, इससे ज्यादा सिलेबस आपका नहीं है। आप अगर देखोगे पोयम को, अगर हम छोड़ दें, पोयम को छोड़ दें, देखो पोयम थोड़ा सा आपको दिया पढ़ने के लिए, पर पोयम भी कोई उतना टफ नहीं है, आप मजे के साथ पढ़ोगे ना तो आसान लगने लगेगा, और पढ़े और पढ़े और पढ़े, समझ रहे, ज्यादा परेशानी नहीं होगा। आप आराम से खोटा विषय के साथ तैयारी कर सकते हो, 2 से ढाई महीने में आप अपनी पूरी तैयारी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है, और पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकते हो, आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। देखो कभी कभी क्या होता है ना, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, मेहनत लगता है, और मेहनत के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। मैंने पहले ही कहा, ये जो वैकेंसी है ना, जिसके पास टाइपिंग या स्टेनोग्राफी, जिसने टाइपिंग और स्टेनोग्राफी, अभी भी जो लोग 18 साल के, जो लोग नए हैं, अभी अभी जो लोगों ने इंटर पास किया और 18 साल के हैं मान लो, और चाहते हैं कि मेरा जल्दी जल्दी नौकरी हो जाए, तो आप इस वैकेंसी के लिए तैयारी कर सकते हैं। ये वैकेंसी आप लोगों के लिए बेहतरीन है। और आपको बता दें कि अगर आपने इसकी तैयारी की तो झारखंड पुलिस और दरोगा, इसका जो सिलेबस है वो सिलेबस आपको झारखंड पुलिस और दरोगा में भी मदद कर देगा, ये मैं आपको बता करके जा रहा हूं। और झारखंड पुलिस दरोगा में, और एज भी इसमें अच्छा खासा दिया हुआ है। तो जिन लोगों के पास टाइपिंग स्किल है या नहीं भी है, तो टाइपिंग सीख लीजिए आप सब, और सीख करके तैयारी कीजिए। खोटी पेपर आप लोगों के लिए सही है, बाकी इजी करने के लिए तो मैं हूं ही, चीजों को आसान बनाऊंगा, आप लोगों के लिए सुबोध गम्य बनाऊंगा, सहज बनाऊंगा, और भाई सब कुछ आपको मिलेगा मेरे यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे। तो देखो आप लोग जो भी चाहते हैं कि खोटा भाषा से हमको तैयारी करना है, वो 9508000805 इस नंबर पे कॉल करके, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, कॉल करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आप लोगों के लिए ऑफर है, ठीक है, आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं, और उठा करके आप लोग जुड़ जाइए, सब कुछ मिल रहा है, ठीक है ना। और जल्दी से जल्दी तैयारी कर लीजिए, बाकी फिर टाइपिंग पे ध्यान दीजिए, और लैंग्वेज पेपर पे ध्यान दीजिए, कंप्यूटर पे ध्यान दीजिए। 100% गारंटी है कि रिजल्ट हो जाएगा, जो भी थोड़ा सा दिल से मेहनत करेगा, जो भी दिल से मेहनत करेगा उसका रिजल्ट हो जाएगा। और बाकी भागने वाले तो भागते रहेंगे, कम उम्र से, मतलब अगर ये मौका मिला है तो इस मौके को ग्रैब कर लीजिए, बाकी तो आपके ऊपर निर्भर करता है, आपको किस तरफ जाना है, क्या करना है, नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर से बता रहा हूं, अभी ऑफर है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर पे आप लोग कॉल कीजिए, ये मेरा ऑफिशियल नंबर है, जो भी जानकारी चाहिए यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो मुझे विदा दीजिए, फिर मिलते हैं अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा ले रहा हूं। मेरे साथ बने रहने के लिए, जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।